स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड है अपने एफएम सब्जेक्ट के लिए और इसीलिए हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं एफएम का, है ना, यूजिंग द आईसीआई मॉक टेस्ट पेपर कि एक बार इवैल्यूएट कर ले वापस कि हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई है क्या। स्टूडेंट्स, एमटीपी 1 है ये। पहले पहले हम एमटीपी 1 डिस्कस कर रहे हैं एफएम की। एफएम पार्ट में सबसे पहले केस सिनेरियो आता है, आप लोग जानते हैं। तो केस सिनेरियो में 10 मार्क्स का तो एक पूरा प्रॉपर केस स्टडी होता है और फिर उसके अलावा छोटे छोटे एमसीक्यूज होते हैं। तो ये पहला आपका क्वेश्चन है केस स्टडी का 10 मार्क्स का। इतना सब बेकार है स्टूडेंट, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, है ना। ये 3 पैराग्राफ्स कोई काम के नहीं है, बस शॉर्ट में समझ लीजिए। कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है और कैपिटल बजटिंग में ये लोग 2 इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। या तो बेटॉन ले आए, या तो बेटॉन ले आए और या फिर केटॉन ले आए, है ना। पूरा केस समझने की ज़रूरत नहीं है, फिगर्स पे जाएंगे अपन सीधे। 2 ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के। न्यू इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन नहीं है। तो बेटॉन है, केटॉन है। ऑल्दो मैंने जब आप लोग के एमटीपीज लिए थे तो मैंने रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आपको दिए थे टेस्ट में। ज़्यादा डिफिकल्ट वही पड़ता है, पर इंस्टीट्यूट ने अपने मॉक टेस्ट पेपर में इजी क्वेश्चन डाला है। 2 वेयरहाउस है, बेटॉन और केटॉन। उनकी फर्दर डिटेल्स आपको बताई जा रही है। तो फर्दर डिटेल्स में बोल रहे हैं इनिशियल कॉस्ट ऑफ द वेयरहाउस इज 40 लाख। वेयरहाउस कितने का है स्टूडेंट्स? 40 लाख का है। तो ये आपका आउटफ्लो हो गया। एंड लाइफ 5 ईयर्स है। उसमें एनुअल नेट सेविंग्स बिफोर टैक्स, सेविंग्स बता दी क्वेश्चन में। हमने सीखा हुआ है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, 2 वजह से करते हैं, या तो सेल बढ़ाने के लिए या सेविंग करने के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है सेविंग करो। तो ईयर 1 में 12 लाख, ईयर 2 में 14 लाख, ईयर 3 में 10 लाख, ईयर 4 में 10 लाख, ईयर 5 में 13 लाख। फर्दर द मिड लाइफ मेजर मेंटेनेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 लाख इन ईयर 3 सॉरी। तो 5 लाख का हमको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा 3rd ईयर में। हर साल नहीं होगा, 3rd ईयर में होगा। और सैल्वेज वैल्यू 5 लाख रहेगी, पर शटडाउन एंड डिस्पोजल कॉस्ट 1 लाख रहेगी। तो मेरा पढ़ाया हुआ है कि अगर हम बेच रहे हैं और उस टाइम कोई खर्चा होता है तो वो हम लोग सैल्वेज वैल्यू में से ही माइनस कर देते हैं। तो आपकी नेट सैल्वेज वैल्यू जो है वो 5 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 4 लाख हो जाएगी। ये बेटॉन की बात हो रही थी, बेटॉन के बारे में दिया हुआ था। फिर केटॉन के बारे में बोला इनिशियल कॉस्ट इज 60 लाख। लाइफ स्टूडेंट्स 8 ईयर्स है। यहाँ पे लाइफ 5 ईयर्स है बेटॉन की, और केटॉन की लाइफ 8 ईयर्स है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जब लाइफ डिफरेंट होती है ना, तो वहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट मेथड लगाते हैं। दैट इज जो भी हमारा आंसर आता है उसको हम क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमारी इक्विवेलेंट कॉस्ट या इक्विवेलेंट एनपीवी आ जाता है। तो इसमें वही वाला टॉपिक लगेगा क्योंकि लाइफ अलग है। अच्छा, इट्स एनुअल नेट सेविंग बिफोर टैक्स इज प्रोजेक्टेड एज फॉलोज। तो ईयर 1 2 में 10 लाख है, 3 to 6 में 15 लाख है, 7 to 8 में 12 लाख है। मेंटेनेंस कॉस्ट बोला 4th ईयर में इतना, 7th ईयर में इतना। सैल्वेज वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 8 लाख रुपीज। सैल्वेज वैल्यू स्टूडेंट्स 8 लाख रुपए है। और फिर वही शटडाउन करने में, डिस्पोजल करने में 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। तो एक्चुअली सैल्वेज वैल्यू आपकी 6.5 लाख की हुई। द कंपनी इज सब्जेक्ट टू टैक्स रेट ऑफ 30%, considers 10% to be an appropriate after tax cost of capital and follows straight line method of depreciation। SLM method से depreciation लगाते हैं। You being a finance manager has been asked the following questions। आपको एक तो NPV निकालना है बेटॉन का। बेटॉन का स्टूडेंट्स NPV निकालना है, नॉर्मली NPV निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद उसका इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट भी निकालना है, EAC निकालना है आपको। ठीक है, पहले पार्ट में आपको NPV निकालना है और दूसरे पार्ट में उसका EAC निकालना है। फिर उसके बाद ऐसे ही NPV ऑफ केटॉन निकालना है और फिर उसके बाद उसका EAC निकालना है। और लास्ट में फिर हमको पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। तो वो अपने सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा करेक्ट है।
तो मैं आपको ये सॉल्व करवा दे रहा हूँ, है ना। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हार्ड क्वेश्चन है, बट हाँ डिफरेंट क्वेश्चन है। तो बेटॉन जो है स्टूडेंट्स, उसमें आपका आउटफ्लो गिवन है। तो बेटॉन का आउटफ्लो कितना गिवन है? बेटॉन में आउटफ्लो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी का। आउटफ्लो जो है वो आपका कितने का है? 40 लाख का है। आप लैक्स में कर सकते हैं, एमसीक्यू है ना, कोई डिटेल में तो मांग नहीं रहा है सोल्यूशन, लैक्स में कर सकते हो आप। और फिर उसके बाद इनफ्लो निकालेंगे। तो इनफ्लो इस क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा है। तो फर्स्ट ईयर का अलग है, सेकेंड ईयर का अलग है, थर्ड ईयर का अलग है, फोर्थ ईयर का अलग है, फिफ्थ ईयर का अलग है। तो कितना कितना दे रखा है? फर्स्ट ईयर में सेविंग्स बोल रहे हैं, फर्स्ट ईयर में सेविंग्स है 12 लाख, सेकेंड ईयर में 14 लाख, थर्ड ईयर में 10 लाख, फोर्थ ईयर में 10 लाख, फिफ्थ ईयर में 13 लाख। और फिर उसके बाद इन्होंने मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखा है थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट लग जाएगी 5 लाख की। इससे स्टूडेंट्स आप लोग का पीबीडीटी आ जाता है। तो 12 लाख, 14 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 13 लाख का पीबीडीटी आ जाएगा। अच्छा, माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। तो एसएलएम से डेप्रीसिएशन लगाने बोला है। तो आपकी असेट की कॉस्ट है 40 लाख, सैल्वेज वैल्यू दो हमको 5 लाख दे रखा है, पर उसमें 1 लाख का उन्होंने खर्चा भी बता रखा है। तो आपकी सैल्वेज वैल्यू 4 लाख ही मानी जाएगी। एंड डिवाइडेड बाय लाइफ 5 ईयर्स। अगर किसी को ये पॉइंट नहीं याद हो तो प्लीज़ मार्क कर लेना कि हम लोग को जब बेचना होता है तो उस टाइम अगर कोई खर्चा हो रहा होता है उस मशीन पे, तो वो सैल्वेज वैल्यू में से ही माइनस होता है। तो ये आपका 7.2 लाख का क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन आ जाएगा। और 7.2 लाख का डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद आपका पीबीटी आ जाएगा, दैट इज 4.8, 6.8, 6.8, और ये आ जाएगा आपका कितना? माइनस का 2.2, और ये 2.8, एंड दिस विल बी आपका 5.8। फिर माइनस करते हैं टैक्स। तो टैक्स माइनस करेंगे, कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन ने? 30% टैक्स माइनस कर दो। तो थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, 70% निकाल लेते हैं सीधे। तो 4.8 का 70% कितना आएगा? 3.36। और इमीडिएटली डेप्रीसिएशन ऐड कर दीजिए, डेप्रीसिएशन ऐड कर दीजिए 7.2। तो आपका सी फैट आ जाएगा 10.56। अगेन 6.8 इंटू 0.7, 4.76, और डेप्रीसिएशन ऐड कर दो तो 11.96 आ जाएगा, 11.96। और फिर 2.2 का लॉस हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि सेट ऑफ हो जाएगा। तो 2.2 इंटू 0.7, तो आपका लॉस 1.54 आ जाएगा। हमने मान लिया कि सेम ईयर में टैक्स सेट ऑफ हो जाएगा। तो 2.2 के लॉस पे मुझे टैक्स सेविंग मिल जाएगी 0.66 की, और इस वजह से अपना लॉस कम हो जाएगा। और फिर उसके बाद 7.2 हमने ऐड कर दिया वापस, तो इट विल बी 7.2 माइनस 1.54, तो 5.66 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5.66। और 2.8 इंटू 0.7, तो 1.96 प्लस 7.2, तो 9.16 आ जाएगा, 9.16। एंड लास्ट में 5.8 इंटू 0.7, तो 4.06, और 7.2 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 11.26। मल्टीप्लाई पीवी फैक्टर से करना होता है, वो पार्ट मैं नहीं कर रहा, वो तो कर ही लोगे, समझते हो आप लोग। तो पीवी फैक्टर में इन्होंने हमको रेट क्या दिया है? इन्होंने हमको 10% बोला है। तो फाइनली स्टूडेंट्स इससे आपका जो पीवी आएगा ना, वो आएगा 39.46 लैक्स, 39.46 लैक्स आ रहा है पीवी ऑफ सी फैट। नहीं, 39.46 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है आपका
36.98 आएगा ये। और फिर इसमें ऐड कर देंगे पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू। तो सैल्वेज वैल्यू हम लोग अलग से ऐड करते थे, इफ़ यू रिमेंबर। उन्होंने उस सोल्यूशन में उसके टेबल में ही डाल दिया, अपन को अलग से लिखना होता है। 4 इंटू और लास्ट ईयर का फैक्टर 0.621, 4 इंटू 0.621, तो 2.48 और ऐड हो जाएगा। 36.98 प्लस 2.48। एसएलएम में आपको ध्यान हो कैपिटल गेन लॉस निकलता नहीं है, एसएलएम में कैपिटल गेन लॉस आता नहीं है। तो 39.46 आपका पीवी ऑफ इनफ्लो आ जाएगा, और वही आउटफ्लो माइनस कर दीजिएगा। तो 39.46 माइनस 40, तो नेगेटिव 0.54 आ जाएगा। नेगेटिव 0.54 का मतलब आपका आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, ये क्लियर है। और सेकंड पॉइंट पूछ रहा है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाल लो। तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, क्योंकि ये आउटफ्लो हो गया एक तरह से, इसलिए इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट बोला उन्होंने। तो 0.54 डिवाइडेड बाय 3.791, क्यूमुलेटिव फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। इक्विवेलेंट करने के लिए क्यूमुलेटिव फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तो नेगेटिव 0.14 आ जाएगा। और नेगेटिव 0.14 का मतलब हो गया कि आपका आंसर बी हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर भी स्टूडेंट बी आ गया। 53,365 यही 54 के आसपास है। और उसके अलावा आपका जो सेकंड पॉइंट है उसका आंसर भी बी हो गया, क्योंकि 14 अपना आ रहा था, तो बी आएगा आंसर। सिमिलरली फिर उन्होंने कटॉन का भी पूछा है। लिख लिया है सबने, कर लिया? अगर देख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर उससे आपका एक प्रैक्टिस हो जाता है, कॉन्फिडेंस अलग होता है कि हाँ हमारा ये करा हुआ है। तो कटॉन में बटॉन नहीं किया है, कटॉन कर लो। पर्टिकुलर्स इसमें लाइव स्टूडेंट्स 8 इयर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इन्होंने हमको बोल रखा है कि सेविंग्स जो है ना वो 1 से 2 की सेम है। तो जब 1 से 2 की सेम है तो आप चाहो तो इसमें वो ब्लॉक भी बना सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। तो 10 लाख 10 लाख, और 3 से 6 का सेम है 15 लाख 15 लाख 15 लाख 15 लाख। और फिर 7th और 8th ईयर में 12 लाख 12 लाख। पर ये गलती तो मत ही करना कि ना हम लोग जो है वो सारे लैक्स में फिगर लिख रहे हैं, उससे टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। सारे ज़ीरोज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 4th ईयर में स्टूडेंट मेंटेनेंस कॉस्ट 2 लाख का है, और 7th ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट 3 लाख का है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी दे दिया, तो इससे आपका वही पीबीडीटी आ जाएगा 10 10 15 13 15 15 9 और 12। और फिर उसके बाद माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन 60 लाख आपकी कॉस्ट है। सैल्वेज वैल्यू 6.5 लाख ही माननी है। 8 लाख दिया हुआ है, पर 1.5 लाख उसमें डिस्पोजल कॉस्ट भी दिया हुआ है, वो सैल्वेज वैल्यू में से ही माइनस होता है। डिवाइडेड बाय लाइफ इज 8 इयर्स, तो 60 माइनस 6.5 डिवाइड बाय 8, तो अराउंड ये 6.69 आ जाएगा। 6.69 6.69 है ना। प्लीज ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में ज़्यादा डिटेल में सॉल्व मत करिए उसको, है ना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेंदी तो है ही ना क्वेश्चन, इजी है तो मान लिया, बट लेंदी तो है, लेंदी को भी तो मैनेज करना आना चाहिए। तो 3.31 आ रहा है, और 15 में से 6.69 गया तो 8.31, 6.31 एंड देन अगेन 8.31, 8.31, और 9 में से 6.69 गया तो 2.31, 2.4.5 आएगा, 5.31। और फिर आगे का प्रोसेस आपको पता है, माइनस टैक्स, तो पीएटी और प्लस डेप्रीसिएशन,
तो आएगा आपका CF80, सी फैट आ जाएगा, और सी फैट को वही मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर कर देंगे। टैक्स वही 30% से लगेगा, डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएगा, 6.69 का डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इससे आप लोग का सी फैट आ जाता है। तो अगेन ये पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, ये सब आप समझते हैं। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इससे। तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी इसमें 59.58 माइनस 56.55 आ रहा है इनका टोटल, और फिर वही ऐड कर देना पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू। तो सैल्वेज वैल्यू 6.5 लाख ही मानोगे और 8th ईयर का फैक्टर लगाओगे। .467, तो 6.5 लाख इंटू 0.467, तो ये 3.03 आएगा। तो टोटल 59.48 आ रहा है। तो इससे आपका NPV आएगा 59.58 माइनस 60, तो 0.42, 0.42 नेगेटिव। अच्छा, इसमें भी मैंने जैसे टाइम मैनेज करने का तरीका आपको ये सिखाया था कि आप लोग वर्टिकली एक एक फिगर निकालते रहा करो। मतलब ऐसे नहीं कि पहले हम सारा PAT निकालेंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, फिर हम सी फैट निकालेंगे। आप लोग एक एक को सॉल्व करते रहो, एक एक साल करोगे तो उससे क्या होगा, बार बार वही फिगर लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इससे NPV 0.42 आ रहा है, तो अपना ऑप्शन ए हो गया, थर्ड पॉइंट का आंसर ए हो गया। और फिर वही EAC पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो EAC आ जाएगा 0.42 और 8 इयर्स का CPVF आ जाएगा। तो ये आपका 5.335 आ रहा है। तो 0.42 को जब 5.335 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 नेगेटिव आ जाएगा, और 0.08 नेगेटिव जो है वो आपका ए ही आंसर है। तो यही दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट में भी ए आंसर आएगा, फोर्थ पॉइंट में भी ए आंसर आएगा। तो था उसी टॉपिक का जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, बट बस ड्राफ्टिंग अलग थी क्वेश्चन की, और इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको करा दूं, मैंने आपको ये सॉल्व करा दिया। फिर लास्ट में पूछ रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, दोनों में से करेक्ट, इन चारों में से करेक्ट कौन सा है। तो पहला वाला बेटॉन था, दूसरा वाला कटॉन था। तो क्या लगा, NPV जो है इक्विवेलेंट अगर देख लो तो इसमें 14071 आ रहा है, इसमें 7810 आ रहा है। तो ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है आपको, बेटॉन या कटॉन? कटॉन। तो देखिए बटॉन वाले ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गए, कटॉन में बात हो रही है। वेयर एज कैटॉन शुड बी चोजन एज इट हैज लोअर इक्विवेलेंट कॉस्ट, तो इस वजह से बी हो गया। और यहाँ बोल रहा है वेयर हाउस कटॉन शुड बी चोजन एज इट हैज लोअर इक्विवेलेंट कॉस्ट एंड अपफ्रंट कॉस्ट, तो ये गलत हो गया क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट तो 60 लाख थी इसकी, आउटफ्लो मतलब, तो आउटफ्लो तो इसका ज़्यादा था, पर हमने इसलिए नहीं चूज़ किया कि इसका आउटफ्लो कम है, इसका आउटफ्लो तो ज़्यादा था, है ना, आउटफ्लो ज़्यादा था, पर फिर भी लोअर EAC होने की वजह से हमने इसको चूज़ किया। एक्चुअली हम लोग आउटफ्लो देखते ही नहीं है, हम लोग तो EAC देखते हैं, पर दोनों ऑप्शन में लोअर EAC लिखा हुआ था, तो फिर कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ जिसमें लिखा हुआ है कि हायर अपफ्रंट कॉस्ट है। अपफ्रंट कॉस्ट मतलब आउटफ्लो। ठीक है, क्लियर है सबको? अब इसके बाद इन्होंने 6 पॉइंट बोल दिया, पर वैसे ये 6 पॉइंट केस सिनेरियो से लिंक नहीं है, ये एक सेपरेट इंडिविजुअल MCQ है। अ कंपनी हैज डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1, अभी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 चल रहा है। इट प्लान्स टू रेज एडिशनल कैपिटल सच दैट द ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो बिकम्स 1:1। बोल रहे हैं हम लोग एडिशनल कैपिटल लाएंगे, कैपिटल लाना मतलब इक्विटी लाना, तो हम एडिशनल इक्विटी लाएंगे और उसके बाद हमारा डेट इक्विटी रेशियो 1:1 हो जाना चाहिए। Assume company raises only equity, by what percentage must the equity increase?
तो स्टूडेंट अभी आपका डेट इक्विटी रेशो 2:1 चल रहा था। तो मान लो कि अभी डेट हमारा 200 चल रहा था और इक्विटी हमारा 100 चल रहा था, इस वजह से 2:1 था। अब हम बोल रहे हैं कि हम और इक्विटी लाएंगे, तो और इक्विटी लाएंगे तो मैंने उसको x मान लिया और इससे आपका डेट इक्विटी रेशो 1:1 आ जाना चाहिए। तो ये बन जाएगा 200 इक्वल्स टू 100 प्लस x, तो आपका x आ जाएगा 100। मतलब आपको 100 का इक्विटी और लाना है। 100 का इक्विटी ऑलरेडी था, मैंने अज्यूम कर लिया, और 100 ही आपको और लाना है, तब आपका रेशो 1:1 आ जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं कितना परसेंट इंक्रीज करोगे, तो परसेंटेज इंक्रीज आ गया। पहले ऑलरेडी 100 था और हम और 100 ला रहे हैं, तो हमारा जो इंक्रीज हुआ वो पूरा 100% ही तो हुआ। तो इस वजह से आंसर बी आ जाएगा। इक्विटी कितने से बढ़ाना है? 100% से बढ़ाना है। डेट इक्विटी रेशो पहले 2:1 था, उसको 1:1 बनाना है। तो हमको क्या पता कितना लाना है? x मान लेना। ठीक है, तो ऐसा कोई सा भी सिमिलर क्वेश्चन लगे एग्जाम में कि हाँ कि बता नहीं रहा है कि कितना लाना है, तो फिर x मान के ही उसको करा जाएगा। नेक्स्ट 7th MCQ था स्टूडेंट्स, ये तो फैक्टरिंग का MCQ है। फैक्टरिंग मैंने आपको बोला हुआ ही है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है। तो अ कंपनी हैज एन एनुअल क्रेडिट सेल ऑफ 6 करोड़, तो मैं इसको 600 लाख पढ़ लेता हूँ। द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 90 days. फैक्टर ऑफर्स टू बाय द रिसीवेबल विद 2% कमीशन. फैक्टर विल एडवांस ऑन रिसीवेबल्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम आफ्टर विदहोल्डिंग 10% एज रिजर्व। तो इफ यू आर अवेयर विद दिस चैप्टर, तो आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे कि हाँ ये पॉइंट्स हमारे होते थे। सबसे पहले अच्छा निकालना क्या है? एडवांस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज डेटर्स निकालते हैं, फिक्स स्टेप होते हैं इसके। 600 को 90/360 कर दो, तो 600 को जब 90/360 करोगे तो ये 150 लाख आ जाएगा। और माइनस कर देंगे फैक्टर रिजर्व, दैट इज 10%। तो हम लोग पहले रिजर्व माइनस करते हैं 10%, तो 15 लाख आता है। बैलेंस बचता है 135 लाख। और फिर उसके बाद हम लोग कमीशन और लिखते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि ये कमीशन 135 का नहीं करते हैं अपन, ये कमीशन 150 का करते हैं। अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दूँ, कमीशन पूरे डेटर के अमाउंट पे लगता है। तो 150 का 2%, तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। नेट बचता है 132 लाख, और इसी पे फिर हम लोग इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो 132 लाख पे 18% और इंटू 90/360, तो 132 का 18% इंटू 90 डिवाइड बाई 360, तो ये 5.94 लैक्स आ जाएगा। और 132 में 5.94 गया तो बैलेंस बचेगा 126.06, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। अगर याद हो फैक्टरिंग तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये सर ने कराया हुआ है। 8th क्वेश्चन ग्रोथ मॉडल का स्टूडेंट्स, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये गॉर्डन्स मॉडल को ही बोला जाता है, ग्रोथ मॉडल को ही बोला जाता है। तो अ कंपनीज करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 200, तो इसको हम लोग P0 बोला करते थे। इट जस्ट पेड अ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड लिखा होता है तो हम D1 बोलते हैं, पर जस्ट पेड लिखा हुआ है तो हम उसे D0 बोलते हैं, 10 रुपए। एंड ग्रोथ रेट आपकी 5% कांस्टेंट है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है कि थोड़े टाइम फ्लक्चुएट करेगा, पूरा कांस्टेंट ही है। व्हाट इज द KE? तो फॉर्मूला लगाते थे D1/P0 प्लस G। तो 10 रुपीज में ग्रोथ ऐड करना मत भूल जाइएगा। 10 प्लस 5% होएगा, डिवाइडेड बाय P0 200 एंड प्लस 5%, तो दिस विल गिव यू 10.25। तो आंसर डी हो जाएगा। छोटे छोटे वाले MCQ जो है वो तो आराम से हो ही जाने चाहिए अगर आपका पूरा पढ़ा हुआ है तो। अब आता है स्टूडेंट्स MTP1 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, है ना। MTP1 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं अब हम लोग। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है कि हम लोग डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, मतलब ये डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन है। डिविडेंड डिसीजन का एक बड़ा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी इन्होंने। प्रॉफिटेबल FMCG कंपनी इज एग्जामिनिंग इट्स डिविडेंड पॉलिसी
है ना, डिविडेंड पॉलिसी इवेलुएट करना चाह रहे हैं। डिविडेंड डिसीजन में यही तो पढ़ते थे कि डिविडेंड दे कि ना दे। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख का है, 10 रुपीज पर शेयर, तो मतलब मैं बोलूँ 2 लाख शेयर हो गए स्टूडेंट्स, 2 लाख नंबर हो गए। रिजर्व 30 लाख का है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व दोनों को मिला के इक्विटी बोला जाता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स दे दिया स्टूडेंट्स, तो मेरा ईपीएस आ जाएगा। तो ईपीएस कितना हो गया, 5 रुपए। डिविडेंड डिसीजन में हमको ईपीएस चाहिए होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर लिख दिया है। मैंने आपको पहले भी ये समझाया था, अगर सिर्फ रिटर्न लिखा हुआ है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं लिखा हुआ है या रिक्वायर्ड रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग आर ही बोलते हैं। चाहे वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से लिखा हो, चाहे वो रेट ऑफ रिटर्न के नाम से लिखा हो, वो आर ही होता है। पर अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिक्वायर्ड रिटर्न लिखा होता है तो ही उसे क्या ही बोलते हैं। तो खैर इन्होंने तो लिख दिया है कि आर है, पर नहीं भी लिखा होता तो भी ये आर ही माना जाएगा। और के ई स्टूडेंट 12% है, तो ये तो क्लियर है कि आर जो है ना वो के ई से ज़्यादा है। आर जो है स्टूडेंट्स वो के ई से ज़्यादा है। मार्केट प्राइस पर शेयर दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाल ही लिए थे। डेट इक्विटी रेशो अभी 0.5:1 है, तो अगर डेट इक्विटी रेशो अभी 0.5:1 है तो आपका जो डेट है वो तो नहीं पता था, पर इक्विटी हमको पता है 50 लाख है, तो आपका डेट जो है ना वो कितने का आ जाएगा, 25 लाख का आ जाएगा। डेट कितने का आ जाएगा स्टूडेंट्स, 25 लाख का आ जाएगा। अच्छा, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, हमारा प्लान है कि हमको इन्वेस्ट करना है 12 लाख रुपए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसिडरिंग 3 पे आउट ऑप्शंस। बोल रहा है ए पहला केस है पूरा ही दे दो, याद है वॉल्टर मॉडल, उसमें हम केसेस बनाते थे, तो 100% दे दो। दूसरा ऑप्शन है 50% दे दो। तीसरा ऑप्शन है 0% दे दो। अच्छा, बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन नो फ्रेश इक्विटी विल बी रेज। पैसा हमारे पास जो आएगा वो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से आएगा और हमारे पास और कोई इक्विटी नहीं है या डेट ही लाना पड़ेगा। एनी फाइनेंशियल शॉर्टेज मस्ट बी कवर्ड बाय डेट, लिख भी दिया है कि अगर रिटेन्ड अर्निंग कम पड़ जाए तो बाकी का अमाउंट डेट से ले आना। बट नॉट मोर देन 1:1 डेट टू इक्विटी रेशियो। पर हाँ, आपका डेट इक्विटी रेशियो जो अभी 0.5:1 है, इसको आप मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हो, 1:1 तक ले जा सकते हो। टैक्स रेट 30% है, इंटरेस्ट ऑन डेट 10% है। तो स्टूडेंट एकदम भी घबराने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन दे दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करते जाना। सबसे पहले बोल रहा है कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर अंडर ईच डिविडेंड पे आउट ऑप्शन यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। तो वॉल्टर मॉडल आपको ध्यान होगा, हम लोग पढ़ते हैं वॉल्टर मॉडल P इक्वल्स टू डी प्लस आर अपॉन के इंटू ई माइनस डी एंड डिवाइडेड बाय के। तो स्टूडेंट्स आपका D कितना लेना है, तो वो 3 केस बोल रहे हैं वो लोग। तो ऑप्शन ए में बोल रहे हैं 100% दे दो, तो आपका ईपीएस 5 रुपए निकाला था अपन ने, तो 5 रुपए प्लस आर दैट इज आपका 0.15 अपॉन के ई 0.12 इंटू ई दैट इज 5 माइनस डी 5 डिवाइडेड बाय 0.12। तो सिंपल 5 डिवाइडेड बाय 0.12 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू 41.67 आ जाएगी। ऐसे ही ऑप्शन बी का निकल जाएगा। तो ऑप्शन बी में बोल रहा है 50% देना है, तो 2.5 प्लस 0.15 अपॉन 0.12 इंटू 5 माइनस 2.5 एंड डिवाइडेड बाय 0.12। तो ये आपका आ जाएगा 2.5 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.12 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 0.12, तो 46.88 आ जाएगा। और लास्ट केस में बोल रहे हैं हम 0 देंगे, तो 0 प्लस 0.15 अपॉन 0.12 एंड इंटू 5 माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाय 0.12। याद हो तो क्लास में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल के जैसे लिखा था, और प्लस बुक में भी एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैंने 9 केसेस आपसे बनवाए थे, तो उसी तरह का ये क्वेश्चन हो गया। तो 0.15 इंटू 5 डिवाइड बाय 0.12 डिवाइड बाय 0.12 कितना आएगा बताना, कितना आ रहा है, 52.08। और फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इवैल्यूएट द फीजिबिलिटी ऑफ इंटरनल फंडिंग। दैट इज 12 लाख का जो इन्वेस्टमेंट करना है,
वो तीनों सिनेरियो में बताइए कि इंटरनल फंडिंग पॉसिबल है क्या, मतलब रिटेन्ड अर्निंग आपके पास कुछ बच रहा है क्या, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए में जैसे हमें 12 लाख चाहिए, हमको 12 लाख चाहिए, तो हमको इन्वेस्टमेंट तो 12 लाख करना है, तो हमको ये बताना है कि रिटेन्ड अर्निंग कितना है हमारे पास, रिटेन्ड अर्निंग कितना है हमारे पास। तो पहले ऑप्शन में तो रिटेन्ड अर्निंग कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आप पूरा 100% दे रहे हो, तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग कुछ बच नहीं रहा है, और डेट आपका पूरा 12 लाख हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोल रहा है 12 लाख चाहिए, पर आपने 50% ही डिविडेंड दिया है, यानी आपने 2.5 लाख तो दे दिया है, 5 लाख में से अर्निंग आफ्टर टैक्स 10 लाख था, तो 10 लाख में से आपने 5 लाख तो दे दिए, तो मतलब बाकी का 7 लाख का डेट लाना पड़ेगा। और सी ऑप्शन में हमको 12 लाख चाहिए और हमने कुछ भी नहीं दिया है, तो हमने पूरा 10 लाख रिटेन कर लिया है, तो मतलब आपको डेट सिर्फ 2 लाख का ही लाना पड़ेगा। तो वो यही पूछ रहा था कि फीजिबिलिटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बताओ, इंटरनल फंडिंग मतलब रिटेन्ड अर्निंग, कि हम रिटेन्ड अर्निंग से कितना अरेंज कर सकते हैं, तो हम इतना अरेंज कर सकते हैं। ये आपके सेकेंड ऑप्शन का आंसर था, सेकेंड पॉइंट का। अच्छा, फिर बोल रहे हैं डिटरमाइन द रिवाइज्ड डेट टू इक्विटी रेशियो। इन तीनों केस में आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, नहीं तीनों में नहीं निकालना है। अज्यूमिंग द शॉर्टफॉल इज मेड थ्रू लोन, जितना भी वो बैलेंस बचा हमने निकाल दिया कि लोन कितना लेना है। अज्यूमिंग 50% पे आउट, मतलब सेकेंड केस का पूछ रहा है खाली। तो आप 7 लाख का डेट ला रहे हो स्टूडेंट्स, 7 लाख का डेट ला रहे हो, तो आपका डेट इक्विटी रेशियो कितना हो जाएगा ये पूछ रहे हैं। तो 25 लाख का डेट ऑलरेडी था, 7 लाख का और लाओगे तो आपका न्यू डेट हो जाएगा 32 लाख, और इक्विटी आपकी 50 लाख की थी, और 5 लाख का रिटेन और कर लेंगे तो आपका इक्विटी 55 लाख हो जाएगा, है ना। ये रिटेन्ड अर्निंग ऐड करना है, जो रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है पहले से वो विदाउट रिटेन्ड अर्निंग है, हमको उसमें रिटेन्ड अर्निंग ऐड करना है। तो 30 लाख का रिजर्व दे रखा है, उसमें 5 लाख का रिटेन्ड अर्निंग और ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 32/55। तो 32 डिवाइडेड बाय 55 करें तो कितना आएगा, 0.58 आ रहा है। तो मतलब 1:1 से तो कम ही आ रहा है, उन्होंने बोला था 1:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वही चेक कर रहे थे हम कि 1:1 से ज़्यादा तो नहीं आ रहा। और लास्ट पॉइंट पूछा रिकमेंड द मोस्ट सूटेबल डिविडेंड पॉलिसी, तो इसका आंसर है 0%, क्योंकि आपका आर के ई से बड़ा है। तो यू रिमेंबर कि वॉल्टर मॉडल बोलता है अगर आर के ई से बड़ा है तो फिर सूटेबल तो यही है, ऑप्टिमम तो यही है कि आप डिविडेंड मत दीजिए, तो 0% इज द आंसर। ठीक है, तो मैंने यही बोला था, ऐसे आपको वो नर्वस करेंगे, है ना, कुछ लैंग्वेज दे दे के उसमें, पर अपने कंसेप्ट को मत भूलिएगा, जो पढ़ा है उसको मत भूलिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। बट यूनिक था इसलिए मुझे लगा मैं आपको करा दूं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बी पॉइंट जो है ना, ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, रेशियो का क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन 11 कर रखा है अपने कॉपी में, है ना, वो चेक लीजिएगा, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इन्होंने रॉन्ग सोल्यूशन ही दे रखा है, पहले भी रॉन्ग कर रखा था इन्होंने, और एमटीपी में दोबारा देके फिर से रॉन्ग कर दिया है। रॉन्ग सोल्यूशन है इनका, इनका प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो शायद 0.54 दे रखा है इन्होंने, जबकि सॉरी 0.58 दे रखा है, जबकि मेरे हिसाब से ये 0.54 होना चाहिए। गलती क्या करी मैं बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेट इक्विटी रेशियो जब 1:2 ले रहे थे, तो इन्होंने उससे 1:2 से जो इक्विटी निकल रहा है उसको तो इक्विटी माना, और प्रेफरेंस को अलग से ऐड कर दिया। जबकि वी नो कि जब डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं तो उसमें प्रेफरेंस शेयर इंक्लूडेड होता है, और इन्होंने इक्विटी तो माना और प्लस प्रेफरेंस शेयर और मान लिया अलग से, तो इस वजह से इनका रॉन्ग है। बाकी सब सही है, प्रोप्राइटरी रेशियो इनका 0.58 है, मैं बोल रहा हूँ 0.54 आएगा, तो इसलिए आप इसको देखो ही मत, मैंने जो कॉपी में करा है वो देखना, फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, सी पॉइंट स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल का आया ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का क्वेश्चन, जो कि कंपैरेटिवली आप लोग को इजी लगता है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड तो कर ही लेते हो।
तो मैं एक प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। अगेन फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ो। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल दे दिया। अच्छा याद रखना ये रिवर्स दिया हुआ है, 2024 पहले बाद में लिखा हुआ है, 2025 पहले लिखा हुआ है, मतलब ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। रॉ मटेरियल इन्होंने दिया है स्टूडेंट्स 845 और 585, तो 845 और 585 का एवरेज करेंगे तो कितना आएगा करना, 845 और 585 का एवरेज 715 आ रहा है क्या? सबसे पहले आपको यही कर लेना चाहिए एग्जाम में कि ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो उसका एवरेज कर लो, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में एवरेज चाहिए होता है। तो 715 आ रहा है क्या, और 663 और 455 का एवरेज करिए। 559 आ रहा है क्या, 910 और 780 का एवरेज करिए। 845 और 1755 और 1456 का एवरेज करिए। 1605.5 1605.5 और 923 और 884 का एवरेज करिए तो 903.5, ये आपके एवरेज आ गए। अच्छा फिर इसके अलावा उन्होंने परचेजेस दे दिए रॉ मटेरियल के 5200 लाख। अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया है, इसको मैंने कई बार बोला है, कॉस्टिंग में फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। और सीओजीएस दे दिया है। अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, और इसमें लिखा भी है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ इंक्लूडेड है, तो यानी कॉस्ट ऑफ सेल ही है ये। और सेल दे दिया है। और फिर इन्होंने बोला कि द फाइनेंस टीम इज इवेलुएटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वही वर्किंग कैपिटल निकालना है। एंड मैनेजमेंट वांट्स टू सेट असाइड अ 10% कंटिंजेंसी। तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में हम कंटिंजेंसी नहीं रखते थे, पर इन्होंने इसमें भी डाल दिया, तो कोई बात नहीं, आपने अदर मेथड में पढ़ा हुआ है कि लास्ट में जो आंसर आता है उसमें 10% ऐड कर दिया जाता है, तो 10% कंटिंजेंसी इसमें भी ऐड करना है आपको। एक साल में 365 दिन मान के चलना है। आप ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालो, नंबर ऑफ साइकिल निकालो, वर्किंग कैपिटल निकालो। 3 स्टेप पढ़ाता था ना, वो तीनों स्टेप लगाने हैं। छोटा सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो जैसे याद हो तो सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालते हैं। फॉर्मूला होता था एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लोगे, परचेज दिया हुआ है तो उससे कंज्यूम्ड आ जाएगा 4950 और इंटू 365, तो ये आपका 53 डेज आ जाएगा। और फिर ऐसे WIP होल्डिंग पीरियड है, तो एवरेज WIP स्टॉक करते हैं अपॉन, अपॉन क्या लेते हैं, WIP होल्डिंग पीरियड में अपॉन क्या आता है, फैक्ट्री कॉस्ट। गिवन है क्वेश्चन में, कुछ सोचना ही नहीं है। 5850 इंटू 365, मतलब इजी क्वेश्चन में ही था, है ना, ऐसे कोई अलग नहीं आया। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड जो है 845 डिवाइडेड बाय क्या लेते थे इसमें, COGS। तो COGS भी गिवन है क्वेश्चन में 6825 इंटू 365, तो इससे 45 डेज आ जाएगा। फिर डेटर्स कलेक्शन पीरियड दिया हुआ था, तो मतलब निकालना था, तो एवरेज डेटर्स 1605.5, पर इसमें डिनोमिनेटर में क्या लेते थे, COGS या कॉस्ट ऑफ सेल, डेटर्स में क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल लेते हैं। तो क्रेडिट सेल 7605 इंटू 365, तो ये आपका आ जाएगा शायद 77 डेज। और माइनस करते थे ना, सब प्लस होते हैं, प्लीज भूल मत जाइएगा, क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड माइनस करते हैं। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड 903.5 डिवाइडेड बाय, इसमें तो परचेज आता है और परचेज है 5200 इंटू 365, कितना आ रहा है, 63 डेज, है ना। तो स्टूडेंट समझ में क्या आ रहा है कि पेपर तो आसान आएगा, पर फॉर्मूला तो आपको ही याद रखना पड़ेगा ना। फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो ये तो सब गलत होएंगे ही ना, फिर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके बाद फिर हम लोग नंबर ऑफ साइकिल्स निकाल लेते थे स्टूडेंट्स। तो 365 को डिवाइड कर देंगे 147 डेज से, कितने साइकिल आ रहे हैं बताओ, 365 2.48,
और 2.48 आ रहा है, तो मैंने आपको बोला हुआ है कि इसको राउंड ऑफ नहीं करना है आप लोग को ना, इसको 2 नहीं लोगे आप लोग एग्जाम में, 2.48 ही लेना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी, 4225 एंड माइनस जीरो क्या था, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बताया नहीं क्वेश्चन ने, डिवाइड बाय 2.48 एंड प्लस 10% लास्ट में कर देना ऐड कंटिंजेंसी रिजर्व का। जैसे हम कैश बैलेंस ऐड करते थे ना, तो इन्होंने कैश बैलेंस तो नहीं बोला, कंटिंजेंसी बोला, तो वो अलग से ऐड कर देना, डिवाइड बाय 2.48 और प्लस 10%। तो ये आपका 1874 लैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यही था। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका लिवरेज और रेशियो को मिक्स कर दिया इन्होंने, लिवरेज और रेशियो को मिक्स कर दिया, जो हाई चांसेस है कि आपके एग्जाम में भी हो जाए, है ना। लिवरेज और रेशियो मिक्स आराम से हो सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन बोल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, रिटेन्ड अर्निंग 10 लाख है, तो वही रिजर्व आ गया आपका, मतलब इक्विटी आ गई 20 लाख की। डिबेंचर्स 41.667 है, तो तीनों को ही ऐड कर दे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। ईबीआईटी 20 लाख है, इंटरेस्ट 5 लाख है, कंट्रीब्यूशन 40%, टैक्स रेट, डीओएल दिया हुआ है, डीएफएल दिया हुआ है, डीसीएल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो करंट रेशियो भी दिया हुआ है। तो करंट असेट और करंट लायबिलिटी निकल जाएगी वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो को यूज करके। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, और फिर पूछ रहे हैं कि द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, कॉस्टिंग 25 लाख, वही और पैसा लाना चाह रहे हैं। इट एंटिसिपेट द फॉलोइंग चेंजेस, सेल्स, जो आप लोग को मन में हमेशा डाउट रहता था कि सर सेल बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बोला था कि एग्जाम में क्लियरली लिखा हुआ होगा, तो वही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की सेल बढ़ानी है, एक्सपेंशन कर रहे तो सेल भी बढ़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट, पहले आपका वेरिएबल कॉस्ट 60% चल रहा था, 40% का पीवी रेशियो था, तो वेरिएबल कॉस्ट 60% चल रहा था, पर अब वो बोल रहे हैं कि 55% ही हो जाएगा, तो जो बोलेंगे वो तो मानना ही पड़ेगा। एडिशनल फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी 10 लाख से, पहले आपकी फिक्स कॉस्ट जो थी वो मिसिंग है, वो हम लोग निकाल लेंगे, और फिर वो बोल रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा कितने का, 10 लाख। द कंपनी इज इवेल्युएटिंग 2 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन 25 लाख इक्विटी से ले लो, वो याद है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करते थे कि 2 ऑप्शन है, तो ईबीआईटी से शुरू करो और ईपीएस तक जाओ, और जिसका ईपीएस ज़्यादा आएगा वो प्लान अच्छा है, उसी का क्वेश्चन है। और दूसरा ऑप्शन है 25 लाख का डेट ले लो 12% इंटरेस्ट पे। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, यानी वो जो हम लोग पूरा सेल से लेके ईपीएस तक बनाते हैं वो बनाना है, एंड साथ में बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि रेशियो भी मिक्स है इसलिए बैलेंस शीट भी बोल दिया। और कंप्यूट द ईपीएस अंडर ईच फाइनेंसिंग ऑप्शन, और फिर वही बाकी 2 प्लान का भी ईपीएस निकालना है, और फिर डीओएल डीएफएल डीसीएल निकालो ऑफ दोनों प्लान, एंड देन बताओ बेस्ट ऑप्शन कौन सा है बेस्ड ऑन ईपीएस एंड इम्पैक्ट ऑन, होना चाहिए मेरे हिसाब से, इन्होंने ऑफ लिख दिया, एंड इम्पैक्ट ऑन लिवरेज, लिवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, गिविंग रीजंस, इम्पैक्ट ऑफ लिवरेज नहीं, इम्पैक्ट ऑन लिवरेज होना था। तो जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला है, तो पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। प्रेजेंट ये तो बनाना ही है, और उन्होंने 2 प्लान का भी पूछा है, तो प्रेजेंट और 1 और 2 साथ में ही बना देते हैं। सेल्स से शुरू होगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आपका ईबीआईटी आ जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया था ये इन्होंने, है ना, 10 नहीं 8 मार्क्स का बनाया था। और माइनस इंटरेस्ट तो आपका ईबीटी आ जाएगा, और माइनस टैक्स करोगे तो ईएटी आ जाएगा। अभी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है क्वेश्चन में, तो बस नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपका ईपीएस आ जाएगा। तो उन्होंने हम लोग को सेल्स नहीं दे रखी है,
अच्छा, कंट्रीब्यूशन का परसेंट दे रखा है बस 40%, और इंटरेस्ट बता रखा है कि 5 लाख का इंटरेस्ट है, और इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके 1 लाख शेयर है, और टैक्स की रेट जो है ना वो 30% है। ये इंफॉर्मेशन अपने पास है। तो अब बात आ रही है सेल्स कैसे निकालेंगे। तो मैंने भी एक दो क्वेश्चन बुक में कराए थे जिसमें टोटल असेट टर्नओवर रेशो दिया हुआ होता था। तो हम लोग टोटल असेट टर्नओवर रेशो को यूज करके नेट सेल निकाल लेते थे। इस बार इसमें फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो दिया हुआ है, तो आपको पहले फिक्स्ड असेट ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने वैसे भी बैलेंस शीट बनाने तो बोला ही है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो अपने आप फिक्स्ड असेट भी आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, 12% डिबेंचर है, और करंट लायबिलिटी आएगी। असेट साइड में फिक्स्ड असेट और करंट असेट्स आ जाएंगे, फिक्स्ड असेट और करंट असेट। तो शेयर कैपिटल दे रखी थी 10 लाख, रिजर्व स्टूडेंट दे रखी है 10 लाख, डेट दे रखा है 41.67, बस करंट लायबिलिटी मिसिंग है, वरना टोटल असेट आ जाएगा, और करंट असेट आते ही आपका बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड असेट आ जाएगा। तो उसके लिए क्या दिया हुआ था इन्होंने, वर्किंग कैपिटल। इतना तो याद होगा ही कि वर्किंग कैपिटल से हम लोग करंट असेट करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। तो सी ए माइनस सी एल इज इक्वल्स टू 20, और करंट रेशो दिया हुआ है 2:1। तो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1 है, तो या तो 2CL बोल लो और या फिर x बोल लो। तो करंट असेट आपका 2x हो जाएगा, और 2x में से x माइनस करेंगे तो आपका x 20 आ जाएगा, यानी करंट लायबिलिटी 20 आ गई। तो आपका टोटल असेट 81.67 हो जाएगा, और करंट असेट स्टूडेंट 40 हो जाएगा। तो करंट असेट अगर 40 तो फिक्स्ड असेट आपका बैलेंसिंग फिगर 41.67 आ जाएगा। समझ में आ गया ये। और फिर उसके बाद फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो दिया हुआ है। तो फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल है ना, न्यूमरेटर में नेट सेल आता है, डिनोमिनेटर में फिक्स्ड असेट आता है। याद है ना, मैंने बोला था जब रेशो पढ़ाया था कि वही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो बेस है आपका। अब क्या हुआ, लिवरेज आता है, रेशो नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं हो सकता ना आपसे। इसीलिए तो मैंने पहले आपको रेशो ही पढ़ाए थे, और मैं बार बार स्ट्रेस भी दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो गड़बड़ होएगा एग्जाम में। नेट सेल अपॉन 41.67 इक्वल्स टू 3, तो आपका नेट सेल आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 125 लैक्स। और 125 लाख अगर सेल आ गई स्टूडेंट्स, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 60% कर दो, 125 का 60% करिए 75, और इससे 50 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए हम लोग को EBIT चाहिएगा, तो EBIT भी एक्चुअली दिया हुआ ही था 20 लाख, EBIT भी गिवन है 20 लाख। तो आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी कितने की, 30 लाख। अच्छा, ये सही है कि नहीं है, ये मैंने चेक करने बोला हुआ है आप लोग को। तो DOL दिया हुआ है 2.5, तो आप भी चेक कर लीजिए, 50 डिवाइड बाय 20 करते हैं तो 2.5 ही आ रहा है, तो ये फिक्स कॉस्ट अपना सही है। EBT इससे आपका स्टूडेंट 15 लाख आ गया, और 15 लाख में 4.5 लाख का टैक्स लग जाएगा, तो 10.5 लाख का आ जाएगा, तो आपका EPS 10.5 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, DFL भी चेक कर लो, दिया हुआ है 1.333, तो EBIT अपॉन EBT कर दें तो 1.333 आ रहा है, तो अपना DFL भी मैच हो रहा है। इससे प्रूव हो रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स इस क्वेश्चन में नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है। और अगर DOL को DFL से मल्टीप्लाई करते हैं तो DCL 3.33 गिवन है, वो भी अपना मैच हो रहा है, तो मतलब इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार देख लूँ मैं, 10.5 ही है ना। 10.5। फिर उन्होंने चेंजेस क्या करने बोले थे स्टूडेंट्स, चेंजेस ये बोला कि सेल को 50 लाख बढ़ा दो, तो सेल को 50 लाख बढ़ा दो मतलब 175 लाख कर दो, और वेरिएबल कॉस्ट 55% कर दो, दोनों केस में, प्लान 1 प्लान 2 दोनों में 175 आएगा।
तो 175 का 55%, तो 96.25 आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। वैसे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ा देते थे, अगर नहीं बोलता है तो हम सीधे प्रोपोर्शनेटली उसको बढ़ा देते हैं, पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 55% करना है, तो 55% ही आएगा, ये 55% है ये, जबकि पहले 60% था। तो ऑब्वियसली आपका कंट्रीब्यूशन 45% ही रह गया, तो 45% कर दूँ तो 78.75, 78.75। फिक्स कॉस्ट को उन्होंने 10 लाख से बढ़ाने बोला है, पहले 30 था पर अब 10 लाख से बढ़ाने बोला है, 40 लाख हो जाएगा। तो आपका EBIT 38.75 हो जाएगा। तो उसी स्टेटमेंट के साथ बना दिया, तो क्या हुआ, मेरा टाइम बच गया ना कि मुझे दोबारा सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट ये सब लिखना नहीं पड़ रहा है। तो इतना हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में शो करना पड़ेगा कि हमको कोई चीज़ दोबारा ना लिखनी पड़ रही हो। अच्छा, इंटरेस्ट स्टूडेंट्स पहले ऑप्शन में तो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो 5 लाख का ही रहेगा, और दूसरे ऑप्शन में डेट ले रहे हैं तो 25 लाख का 12%, तो 3 लाख से आपका डेट का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो 8 लाख हो जाएगा। 5 तो है ही और 3 लाख और बढ़ जाएगा, तो ये आपका 33.75 आ रहा है और ये आपका 30.75 आ रहा है। फिर वही 0.7 कर दे तो 23.59 और 30.75 का 0.7 इज 21.53, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो पहले केस में बोल रहे हैं हम शेयर इशू कर रहे हैं, 25 लाख के शेयर इशू कर रहे हैं, किस प्राइस पे इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का ही इशू कर रहे हैं, तो 2.5 लाख शेयर और बढ़ जाएंगे तो 3.5 लाख शेयर हो जाएंगे, और इस केस में 1 लाख ही रहेगा, तो आपके नए EPS आ जाएंगे। तो कितने कितने आएंगे, ये सॉरी EAT, ये तो लैक्स में करने की वजह से हो रहा होगा, ठीक है यही आएगा 33.75 इंटू 0.763, अच्छा ठीक है 23.63 आ रहा है, सही है, और डिवाइड बाय 3.5 लाख शेयर तो 6.75 और 21.53, तो ये तो क्लियर है कि प्लान 2 ही आंसर है कि इसमें EPS ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं कि DOL, DFL और DCL निकालो, तो वो निकालना आता ही है आप लोग को, तो हमारा आंसर यही है कि प्लान 2 बेटर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स एक थ्योरी क्वेश्चन डाला, व्हाट इज वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, है ना, ये वाला ही लर्न कर लेना आप लोग। ऐसे तो देखो पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे सोर्सेज है फाइनेंस के, पर जो दिया हुआ है MTP में वो लर्न कर लीजिएगा। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होता है? वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, कोई भी नई कंपनी खुल रही है, स्टार्टअप खुल रहा है, उनको जो पैसा देने के लिए आगे आते हैं उनको वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग बोलते हैं। वो रिस्क लेते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा, 3A स्टूडेंट्स मैंने आपको टेस्ट में भी दिए थे, बुक में भी है ना। क्वेश्चन 54 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेम है, अपन यहाँ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और 3B जो है अगेन कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको करा रखा है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन 17 है ना, वो कर लीजिएगा, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब कुछ सिमिलर क्वेश्चंस भी थे और कुछ उन्होंने अलग फ्रेमिंग के साथ क्वेश्चन दिए, पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप लोग को सिखाया नहीं गया है और आपको नहीं आता हो, ठीक है। ये आपके MTP 1 था। फिर थ्योरी क्वेश्चंस है, थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको सारा प्रैक्टिकल आता है।